हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था के क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में। अब तक हमने पढ़ा था क्षेत्रीयतावाद में के कारणों में राज्य के पुनर्गठन के बारे में। आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पर राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाई और राज्यों में कई बार अधिकतम स्रोत प्राप्त करने की होड़ सी दिखलाई देने लगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नांगल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर विवाद और आंध्र तथा कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद इनमें प्रमुख हैं। अगला है क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ यदा कदा पृथकतावादी नारे भी दिए जाते हैं। स्वायत्तता की यह मांग उन दिनों बड़ी प्रबल हो जाती है जबकि केंद्र एवं राज्यों में पृथक पृथक राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के स्वायत्त राज्य की मांग उठाई गई थी। पश्चिमी बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने बार बार राज्यों की स्वायत्तता की मांग दोहराई है। द्रमुक और अन्ना द्रमुक दलों ने भी राज्य स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया है। 1991 में उड़ीसा के नेता बिजू पटनायक ने राज्यों के लिए स्वायत्तता की बात कही और 1990-91 में सिखों के एक वर्ग द्वारा बहुत अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण अपना लिया गया। 1996 से 2012 के वर्षों में भी राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग की जा रही है। स्वायत्तता की मांग पर तर्कसंगत दृष्टि से और भारतीयता को सर्वोच्च महत्व देने पर विचार किया जाता है। नंबर 4, क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति केंद्र व राज्यों के बीच हुए विवादों में भी हुई है। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया। 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए। केंद्र की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री नमूद्रीपाद ने केंद्रीय अध्यादेश को श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया। सन 1968 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्रीय सरकार ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे राज्य सरकार ने राज्य के मामले में केंद्र के हस्तक्षेप की संज्ञा दी। केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने का राज्यों ने कई बार विरोध किया है। जनता पार्टी के शासनकाल में गौ हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र तथा तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। केंद्र से अधिकतम वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए भी राज्यों ने केंद्र के निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार राज्यों द्वारा केंद्र की नीति का विरोध करना तथा राज्य के केंद्र निर्देशों का पालन न करना क्षेत्रीयतावाद की नीति के द्योतक हैं। 2000 से 2012 के वर्षों में भी केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान, करारोपण, पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने की मांग और विकास योजनाओं की स्वीकृति आदि विषयों को लेकर समय समय पर छोटे बड़े विवाद जन्म लेते रहे हैं। नंबर 5, क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण। भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति भी कुछ अंशों में पाई जाती है। दक्षिण के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की है। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जहाँ द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, का विचार है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को भी लाभ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। यह कहा जाता रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग तथा केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग ही छाए रहते हैं। अगला है क्षेत्रीयतावाद और भाषावाद। स्वाधीनता के तुरंत बाद यह मुख्य प्रश्न था कि देश की राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि क्या हो तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाए। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिंदी इस स्थिति में नहीं है कि
वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। मॉरिस जोन्स लिखते हैं, दक्षिण भारत ने हिंदी का जोरदार विरोध किया, बंगाल ने उससे कुछ कम विरोध किया और देश के अन्य भागों के शिक्षित वर्ग के लोगों ने सीमित रूप से इसका विरोध किया। असम में भाषा की राजनीति असम आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही है। अगला है संपूर्ण उत्तर भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद। उत्तरी भारत के भारतीय संघ के 7 राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों में क्षेत्रीयतावाद की भावना बहुत प्रबल है, जो व्यवहार में कभी भी उग्र क्षेत्रीयतावादी आचरण को जन्म दे देती है। सामान्यतः एक राज्य में न केवल विदेशियों के प्रवेश और बसने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में शेष भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यवस्था इनर लाइन परमिट के रूप में है, अर्थात अनुमति लेना आवश्यक है। जो हिंदी भाषी पहले से उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बसे हुए हैं, उनके साथ कभी भी हिंसक व्यवहार अपना लिया जाता है। इन 7 राज्यों में परस्पर भारी विरोध की स्थिति है। नागालैंड का उग्रवादी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए बृहत्तर नागालैंड की मांग कर रहा है, जिसका आशय है उत्तर पूर्वी भारत के जिन क्षेत्रों में नागा लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं, उन्हें संबंधित राज्यों से पृथक कर नागालैंड में शामिल करते हुए बृहत्तर नागालैंड की स्थापना। ऐसा पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के आधार पर ही संभव है तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्य इसके लिए सहमत नहीं हैं। इस प्रकार कोई प्रयत्न अनेक नई समस्याओं को जन्म दे देगा। वस्तुतः समूचे दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इसके लिए सभी पक्षों की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्रीयतावाद और पृथकतावादी आंदोलन। क्षेत्रीयतावाद का सबसे अधिक गंभीर और उग्र रूप पृथकतावादी आंदोलन है, जिसके आधार पर कोई राज्य या राज्य का कोई भाग भारतीय संघ से पृथक होने की मांग तथा आंदोलन करे। सर्वप्रथम इस प्रकार की मांग तत्कालीन मद्रास राज्य के तमिल मुनेत्र कड़गम द्वारा की गई थी, लेकिन थोड़े समय में ही इस मांग और आंदोलन ने अपनी शक्ति खो दी। 6वें-7वें दशक में नागालैंड और मिजोरम में इस प्रकार की स्थितियां बनी और 9वें दशक में पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य में इस प्रकार के आंदोलन खड़े हो गए। लेकिन कालांतर में भारतीय जनता और भारतीय राज व्यवस्था ने इन सभी पृथकतावादी आंदोलनों को असफल कर दिया। भविष्य में भी भारत टूट नहीं सकता, यह सोचने का पर्याप्त आधार बनता है। यहाँ तक कानून का संबंध है, 16वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन भारत की अखंडता के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के संबंध में सुखद तथ्य यह है कि पिछले वर्षों से भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत के प्रति अधिक सजगता की स्थिति को अपनाया है। भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी प्रांत भारत के उग्रवादियों से भारतीय संविधान के तहत बिना शर्त बातचीत की पेशकश की है। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि पृथकता की अवधारणा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। वस्तुतः पूरे उत्तर पूर्वी भारत की स्थिति गंभीर है, लेकिन पूरे मन से और धैर्य के साथ काम करने पर शांति के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव है। क्षेत्रवाद की उग्र प्रवृत्तियों और अलगाव पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक सैनिक कार्यवाही के साथ साथ हमें इस क्षेत्र की जनता को, उनके दिलों को जीतना होगा। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के जो बीज हैं वो किसी न किसी रूप में 1948 से ही थे, लेकिन 1985 तक स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण था। विभिन्न प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से 1986 से स्थिति बिगड़ती गई। अनेक उग्रवादी संगठन खड़े हो गए, जिनमें एक प्रमुख संगठन था अमानुल्लाह खां के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF। इन उग्रवादी संगठनों और तत्वों द्वारा हत्या, आगजनी, अपहरण और निर्दोष व्यक्तियों की सामूहिक हत्या और आतंकवाद के तौर तरीके हैं वह अपनाए गए। यद्यपि जम्मू कश्मीर की जनता भी जानती है कि उसका भविष्य भारत के साथ है और आम जनता शांति चाहती है, आशा की जानी चाहिए कि साहस, धैर्य, सद्भावना और आपसी सूझबूझ के आधार पर इस क्षेत्र में आतंकवाद और अलगाववाद का प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। एक जो बड़ी सफलता सरकार की रही है वो है धारा 370 की समाप्ति और 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्य का अंत करके
इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और धारा 370 का अंत कर दिया गया। ये क्षेत्रीयतावाद के संबंध में ये कुछ विश्लेषण है, जिसके आधार पर हमने देखा कि किस तरह से क्षेत्रीयवाद का स्वरूप जो है विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे भूमिपुत्र की अवधारणा और इसके दुष्परिणाम और इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।